नमस्कार, मैं आलोक कुमार आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग मौलिकता भारत के MCQ को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीनतम स्मृति है, यानी सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? तो वो है आपका मनु स्मृति। मनु स्मृति जो है आपकी वो सबसे पुरानी स्मृति है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। मनु स्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है। मनु स्मृति के रचनाकार मनु माने जाते हैं। इस रचना का समय यानी मनु स्मृति की जो रचना हुई थी उसका समय जो है 184 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शुंग वंश का जो अंतिम शासक था वो था आपका देवभूति, ऑप्शन नंबर डी। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। इसकी हत्या, ठीक है, देवभूति की हत्या इसके सचिव वसुदेव द्वारा 75 ईसा पूर्व में कर दी थी और उसके उपरांत वसुदेव ने कण्व वंश की स्थापना की। यानी शुंग वंश के बाद जो वंश आया था वो आया था कण्व वंश, और कण्व वंश के जो संस्थापक थे वो थे वसुदेव, और वो स्थापित हुआ था आपका 75 ईसा पूर्व में। क्लियर है? नेक्स्ट है शक संवत, जो 78 ईसा में प्रारंभ हुआ था, प्रकट करता है किसको? जो शक संवत था 78 ईसा में हुआ था वो किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका कनिष्क के शासन काल से, यानी ऑप्शन नंबर ए। प्रसिद्ध कुषाण शासक कनिष्क शक संवत का प्रवर्तक था, यानी कनिष्क ने शक संवत को शुरू किया था। इसका समय 78 ईस्वी माना जाता है, जो कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि भी थी, यानी इस दिन वो इस ईस्वी में वो राजा बने थे। यही जो पंचांग है शक संवत ही हम लोग का राष्ट्रीय पंचांग है। भारतीय संविधान द्वारा शक संवत को 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में ग्रहण किया गया था। शक संवत किस वर्ष शुरू हुआ था? अभी हमने पढ़ा ईसा के जन्म के 78 वर्ष बाद, यानी ऑप्शन नंबर सी। कुषाण वंशीय शासक कनिष्क प्रथम ने शकों पर, ठीक है, शकों पर विजय पाने के उपलक्ष्य में ईसा के जन्म के 78 वर्ष बाद शक अथवा शकास्द संवत प्रचारित किया था। उसको शक संवत या शकास्द भी कहते हैं। क्यों किया था? तो शकों पर विजय प्राप्त करने के खुशी में या उपलक्ष्य में। इसे शालिवाहन संवत भी कहते हैं। तो इसको 3 नाम से जानते हैं, शक संवत, शकास्द संवत और शालिवाहन संवत। ये 3 नाम से उसको जानते हैं। हेलियोडोरस के वेशनगर अभिलेख में उल्लेख होता है किसका? जो वेशनगर का अभिलेख है जिसको हेलियोडोरस से संबंधित है, इसमें किसका उल्लेख मिलता है? तो इसमें आपका मिलता है वासुदेव का। किसका मिलता है? वासुदेव का, ऑप्शन नंबर डी। हेलियोडोरस तक्षशिला के यवन शासक, कहाँ के? तक्षशिला के यवन शासक एंटियालकिड्स का राजदूत था। किसका? एंटियालकिड्स का राजदूत था हेलियोडोरस, जिसे वेशनगर में वासुदेव के सम्मान में गरुड़ की स्थापना की थी। किसके सम्मान में? वसुदेव के सम्मान में गरुड़ की स्थापना की थी। प्राचीन भारत में चिकित्सा शास्त्र पर ग्रंथ लिखा था किसने? चिकित्सा शास्त्र पर ग्रंथ किसने लिखा था? तो वो लिखा था चरक ने, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। आयुर्वेद के मर्मज्ञ चरक कनिष्क के राजवैद्य थे। चरक किसके वैद्य थे? कनिष्क के। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। जिन्होंने औषधि शास्त्र पर चरक संहिता नामक ग्रंथ लिखा था। चरक संहिता नामक जो ग्रंथ लिखा था वो चरक ने लिखा था, नाम से क्लियर है। जिसे भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश कहा जाता है, यानी चरक संहिता को भारतीय चिकित्सा का विश्वकोश कहा जाता है, इनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? तो आयुर्वेद का जनक कहा जाता है चरक को, ऑप्शन नंबर बी। आयुर्वेद का जनक चरक को कहा जाता है। ये कुषाण शासक कनिष्क के राजवैद्य थे, पीछे में देख चुका है। इसकी रचना चरक संहिता औषधि शास्त्र से संबंधित प्राचीनतम रचना है, ये भी हम पीछे देख चुके हैं, इंपॉर्टेंट है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार धन्वंतरी को आयुर्वेद का जनक या आयुर्वेद का देवत्य भी माना जाता है।
अगर चरक नहीं दिया रहेगा आपके ऑप्शन में तो आप धन्वंतरी भी टिक कर सकते हैं, क्योंकि धन्वंतरी को भी आयुर्वेद का जनक या आयुर्वेद का देवत्व माना जाता है। तो दो लोग को याद रखिएगा, एक चरक को और एक धन्वंतरी को, जिसे आयुर्वेद का जनक माना जाता है। कौन सी दो सभ्यताओं ने गांधार कला शैली की रचना में सहायता प्रदान की है? तो यह है आपका भारतीय और यूनानी, ऑप्शन नंबर डी। पल्लव राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो पल्लव राज्य की राजधानी थी कांचीपुरम, ऑप्शन नंबर सी। सुदूर दक्षिण में शासन करने वाले पल्लव राजवंश की राजधानी जो थी वो कांची अथवा कांचीपुरम, अभी वर्तमान में तमिलनाडु का एक जनपद कांजीवरम है। ठीक है, तो वहां पे इनका राजधानी था। चीनी यात्री हेन सांग के अनुसार उस समय वहां 100 से अधिक बौद्ध विहारों में 10,000 भिक्षु निवास करते थे। दक्षिण में चोलों को पराजित कर पल्लव राज्य की स्थापना श्री विष्णु ने की थी। ठीक है, किसने की थी पल्लव राज्य की स्थापना? श्री विष्णु ने की थी। और किसको हरा करके की थी? तो चोलों को हरा करके की थी। विक्रम संवत और शक संवत में कितने वर्ष का अंतर है? ठीक है, तो विक्रम संवत जो आपका है वो आया था कब? 57 BC में, और शक संवत आपका आया था 78 AD में। ठीक है, तो ये आपका इस समय 0 है, तो BC मतलब इधर पहले, तो पहले हो गया आपका 57 और AD मतलब इसके बाद यानी कि 78। ये हो गया आपका BC और ये हो गया AD। तो अगर हम देखें आपके पास, तो यहाँ पे हमारा जो था वो था विक्रम संवत। यहाँ से कौन आया था? विक्रम संवत। और ये आया था हमारा शक संवत। ठीक है, तो दोनों में अगर हम डिफरेंस देखें तो कितना का अंतर हो जाएगा? घटाने का मतलब है इन दोनों का अंतर हो जाएगा आपके पास 135 वर्ष। कितना हो जाएगा? 135 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपके यहाँ पे लिखा हुआ है। कनिष्क की राजधानी थी कहाँ थी? तो कनिष्क की राजधानी थी आपका ऑप्शन नंबर डी, पेशावर। कहाँ? पेशावर में, ऑप्शन नंबर डी। कुषाण वंश के प्रसिद्ध शासक कनिष्क, जिनका राज्यारोहण 78 ईस्वी में हुआ था और इन्होंने शक संवत की स्थापना की थी, की राजधानी पेशावर, जो कि अभी पुरुषपुर के नाम से जानी जाती है, वहां पर इनकी थी। मथुरा जो थी इनकी वो दूसरी राजधानी थी। ठीक है, किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा, सोने की मोहर चलाई थी? तो ये थे कुषाण शासक ने, ऑप्शन नंबर सी। कुषाणों के पास स्वर्ण भंडार का काफी भंडार था, जिसे इन्होंने एशिया के अल्टाई पहाड़ों एवं रोम से प्राप्त किया था। स्वर्ण सिक्कों का प्रारंभ कुषाण शासक विम कडफिसेस के काल में हुआ तथा कनिष्क के समय तक भारी मात्रा में स्वर्ण मुद्रा का निर्माण होने लगा था। शुरुआत कौन किया था? विम कडफिसेस। कुषाण कालीन सिक्के शुद्धता की दृष्टि से उत्कृष्ट थे। ठीक है, जो इस समय का सिक्का था सोना का, वो शुद्धता की दृष्टि से बहुत ही अच्छा था। नेक्स्ट है, चालुक्यों की राजधानी कहां थी? तो चालुक्यों की राजधानी आपके थी बादामी में, ऑप्शन नंबर सी। चालुक्यों की राजधानी बादामी, या जिसको भी वातापी भी बोलते हैं, यह भी वर्तमान कर्नाटक के बागलकोट जिले में है, वहां उनकी राजधानी थी। जय सिंह चालुक्यों का प्रथम ऐतिहासिक शासक था। चालुक्य का प्रथम शासक कौन था? तो वो था आपका जय सिंह। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो गुप्त साम्राज्य का आपका वास्तविक संस्थापक माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऐसे संस्थापक की बात करें तो वो माना जाता है श्रीगुप्त को, ऑप्शन नंबर डी। यानी जब संस्थापक की बात की जाए तो श्रीगुप्त, और जब वास्तविक संस्थापक की बात की जाए तो वो आ जाएंगे चंद्रगुप्त प्रथम। क्लियर है? क्यों? क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम के समय में ही जो गुप्त काल था वो बहुत ज्यादा डेवलप हुआ था, इसलिए चंद्रगुप्त प्रथम को हम लोग वास्तविक संस्थापक मानते हैं और श्रीगुप्त को संस्थापक मानते हैं, क्योंकि श्रीगुप्त जो थे वो गुप्त साम्राज्य के पहले राजा थे। ठीक है, पहले राजा कौन थे? श्रीगुप्त थे। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। उन्होंने 319 से 350 ईस्वी तक, यानी कि 31 साल तक उन्होंने राज किया था। ठीक है, कितने साल तक? 31 साल तक उन्होंने राज्य किया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित थे?
चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो थे आपके वो गुप्त वंश से संबंधित थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किससे संबंधित थे? गुप्त वंश से संबंधित थे। गुप्त वंश के सर्वाधिक प्रतापी शासक चंद्रगुप्त द्वितीय को ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। विक्रमादित्य ने 375 से लेकर के 415 ईस्वी तक लगभग 40 वर्षों तक शासन किया था। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में ही भारत आया था। फाहियान जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ही भारत आया था और चंद्रगुप्त द्वितीय को ही हम लोग विक्रमादित्य भी बोलते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? देखिए जो मैंने पीछे बताया था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा श्रीगुप्त। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, श्रीगुप्त। और चंद्रगुप्त प्रथम जो थे ये कौन थे? वास्तविक संस्थापक थे। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है आपको समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है आपका गुप्त काल को। ऑप्शन नंबर बी। किसे कहा जाता है? गुप्त काल को। ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इस समय में संस्कृति पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया था, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ था। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? तो कुतुब मीनार के पास जो लौह स्तंभ है उसको बनवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने, यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को क्या कहते थे? तो वो कहते थे आपके रूपक। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चांदी के सिक्के को क्या कहते थे? रूपक कहते थे। ऑप्शन नंबर डी। गुप्त राजाओं द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को रूपक कहते थे। इनका निर्माण क्षत्रप सिक्कों की तरह किया गया था। क्षत्रप सिक्के क्या होते हैं तो वो देखते हैं। क्षत्रप सिक्के भारत के पश्चिमी और मध्य भाग में, विशेष रूप से सौराष्ट्र यानी कि जो कि भी गुजरात है, और मालवा, आधुनिक गुजरात और पड़ोसी महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है उसको सौराष्ट्र और मालवा कहते थे, क्षेत्र में जारी किए गए थे। क्षत्रप सिक्कों शासकों जिन्होंने शक या सिथियन की शाखा माना जाता है, जो क्षत्रप शासक थे उनको शक का या सिथियन का शाखा माना जाता है, ने इन सिक्कों को जारी किया था। इन सिक्कों को चांदी और तांबे में ढाला गया था और उसके अग्र भाग पर राजा की प्रतिमा और पीछे की ओर कुछ प्रतीक अंकित होते थे। इसके अलावा यहाँ पे देखिए आप, तो इस सिक्कों का वजन जो था वो 30 ग्रेन से 35 ग्रेन तक होता था। ये जो आपके सिक्के हैं वो जो है क्षत्रप सिक्के कहलाते हैं। जैसे देखिए यहाँ जो इसका जो पहला जो सामने का भाग है वहां पे राजा का चिन्ह है, और जो पीछे का भाग है वहां पे आपको कोई ना कोई एक प्रतीक देखने को मिलता है। तो इस टाइप के सिक्के को हम बोलते थे क्या? क्षत्रप सिक्के। क्लियर है? और ये जनरली जो थे शक और सिथियन जो थे राजा उन्होंने चालू किए थे। वराहमिहिर थे एक महान। वराहमिहिर क्या थे? तो वराहमिहिर जो थे आपके वो खगोलविद थे। कौन थे? खगोलविद थे। वराहमिहिर एक खगोलविद 6ठी सदी में थे। खगोल शास्त्र पर उनके प्रसिद्ध ग्रंथ बृहत संहिता तथा पंच सिद्धांतिका है। पंच सिद्धांतिका में 5 खगोलीय सिद्धांतों का वर्णन है। पंच सिद्धांतिका में 5 खगोलीय सिद्धांतों का वर्णन है, जबकि बृहत संहिता में ज्योतिष, वास्तुकला, ग्रहों की गति, बादल निर्माण, ग्रहण समय निर्धारण, वर्षा ऋतु, कृषि और अन्य कई विषय भी शामिल किया गया है। तो ये दो आप याद रखिएगा कि वराहमिहिर के द्वारा 2 किताबें लिखी गई थी, 2 ग्रंथ लिखे गए थे। एक को बोलते हैं बृहत संहिता और दूसरे को बोलते हैं पंच संहिता। हर्षवर्धन ने शासन किया था कब? तो हर्षवर्धन ने शासन किया था आपका 7वीं शताब्दी के दौरान। कब किया था? 7वीं शताब्दी के दौरान। ऑप्शन नंबर सी। पुष्यभूति वंश के शासक हर्षवर्धन ने, याद रखेंगे किस वंश का था? पुष्यभूति वंश का था। 7वीं शताब्दी के दौरान 606 से लेकर 647 ईस्वी तक शासन किया था उन्होंने। और ये थे किसके? तो पुष्यभूति वंश के। इनकी राजधानी जो थी वो कन्नौज थी। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज थी। चीनी यात्री फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था? तो चीनी यात्री फाहियान जो है
वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आया था। ऑप्शन नंबर सी। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में 399 ईस्वी में भारत आया था तथा 414 ईस्वी तक उसने भारत के विभिन्न भागों का भ्रमण किया था। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करना तथा बुद्ध के चरण चिन्हों से पवित्र हुए स्थानों को देखना था। फाहियान का जन्म चीन के कुनयांग नामक स्थान पर हुआ था। फाहियान का जन्म कहाँ हुआ था? चीन के कुनयांग नामक स्थान पर हुआ था। निम्नलिखित राजाओं में से निम्न का कौन सा कालक्रम सही है? तो ये आपका हो जाएगा कौन सा? इसमें से ढूंढिए कौन सा सही हो जा रहा है आपका। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त, तब चंद्रगुप्त, तब कुमारगुप्त। और ठीक है, अगर इसके पहले हम बात करें तो इसके पहले आते हैं इसके संस्थापक श्रीगुप्त। कौन आते हैं? श्रीगुप्त। उसके बाद आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम, उसके बाद समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय जिसको हम विक्रमादित्य बोलते हैं, उसके बाद कुमारगुप्त और उसके बाद स्कंदगुप्त। तो ये आपका गुप्त वंश के जो शासक है उनके सीक्वेंस है। यहां लिखा हुआ है समुद्रगुप्त के प्रथम पश्चात उनके पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय जो विक्रमादित्य थे वो राजा हुए। उसके पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय के जो ज्येष्ठ पुत्र थे कुमारगुप्त वो राजा हुए और कुमारगुप्त के पश्चात जो थे वो स्कंदगुप्त उसके राजा हुए। तो ये गुप्त वंश का जो था वो शासन काल था। किस यूनानी इतिहासकार को इतिहास का जनक कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका हेरोडोटस को। ऑप्शन नंबर बी। किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को। यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उसने हिस्टोरिका, कौन सा? हिस्टोरिका नामक एक पुस्तक की रचना की थी। चीनी यात्री हेन सांग ने निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था? तो ये किया था आपका हर्षवर्धन के शासनकाल में। हेन सांग ने किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था? तो हर्षवर्धन के काल में। चीनी यात्री हेन सांग 629 से लेकर 644 ईस्वी में हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत में रहा तथा देश के विभिन्न भागों का भ्रमण किया। उसने 6 वर्षों तक, हेन सांग ने 6 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। कहाँ अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। भारत में इसने अनेक बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया था। कन्नौज की धर्म सभा का वह अध्यक्ष था जिसका उद्देश्य महायान बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का प्रचार करना था। ठीक है, कन्नौज में जो सभा हुई थी उसका वो अध्यक्ष था। उसकी भारत यात्रा का वृत्तांत सीयूकी नाम से जाना जाता है। सीयूकी जो एक पुस्तक है जो कि हेन सांग के द्वारा लिखी गई है और उसमें उसने अपने भारत के यात्रा वृत्तांत को लिखा है। किस बौद्ध संत और चीन से भारत आए? किस बौद्ध संत और चीन से भारत आए तीर्थ यात्री ने बौद्ध धर्म की पवित्र रचनाओं का अनुवाद संस्कृत से चीनी भाषा में किया था? संस्कृत से चीनी भाषा में किसने किया था? ये किया था आपका आई चिंग ने। किसने? आई चिंग ने। और इसी का नाम है आपका इत्सिंग। सिंगर क्या है? आई चिंग। और इसी का नाम है आपका इत्सिंग। तो देखिए हेन सांग के पश्चात इत्सिंग ने भारत की यात्रा की थी और इत्सिंग जो था वो 700 से 712 ईस्वी के मध्य लगभग 56 ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद प्रस्तुत किया था। कितने भाषा में? 56 ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया था। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने तक देश के ब्राह्मण स्वयं खेती करते थे कहा है? किस विदेशी यात्री ने तक देश के ब्राह्मण स्वयं खेती करते हैं कहा है? तो ये कहा है आपका हेन सांग ने। ऑप्शन नंबर ए। किसने कहा है? हेन सांग ने। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, इनमें से कौन राजा हर्षवर्धन के समय की जानकारी के लिए सबसे अच्छा स्रोत है? यानी कौन सा राजा है जो हर्षवर्धन के बारे में सबसे अच्छी जानकारी देता है? तो यह है आपका वाणभट्ट। ठीक है, कौन है ये? वाणभट्ट है जो हर्षवर्धन के समय की जानकारी अच्छे से देता है। वाणभट्ट जो थे वो हर्ष जो हर्षवर्धन को बोला गया है,
हर्ष के दरबारी कवि थे। वाण भट्ट ने हर्ष चरित लिखा है। हर्ष चरित से तत्कालीन उस समय के राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों की जानकारी प्राप्त होती है। कन्नौज के हर्ष के समय में निम्नलिखित में से कौन बंगाल का समकालीन राजा था? जब कन्नौज में शासन था हर्ष का, उस समय बंगाल में किसका शासन था? तो बंगाल में शासन था शशांक का। ऑप्शन नंबर ए। कन्नौज के शासक हर्षवर्धन के समय बंगाल का समकालीन राजा शशांक था। शशांक को बंगाल के यशस्वी शासकों में गिना जाता था। इसकी राजधानी कर्ण सुवर्ण थी। ठीक है, बंगाल का जो शासक था शशांक, उसका राजधानी कहाँ था? कर्ण सुवर्ण था। अभी जिसकी पहचान होती है मुर्शिदाबाद जिले के अंतर्गत रांगा माटी नामक गांव से। उसी समय इस गांव को उस समय कर्ण सुवर्ण कहा जाता था। कामरूप किसका प्राचीन नाम है? तो कामरूप जो नाम है वो है असम का। ऑप्शन नंबर डी। असम का ही प्राचीन नाम कामरूप था। असम का एक प्राचीन नाम प्राग ज्योतिषपुर भी है। क्या है? प्राग ज्योतिषपुर भी है। अच्छा, कन्नौज का प्राचीन नाम जो था वो कान्यकुब्ज था। कन्नौज का प्राचीन नाम कान्यकुब्ज था, जो ब्राह्मणों का भी केंद्र था। तो असम का नाम था प्राग ज्योतिषपुर और कन्नौज का नाम था काव्य कुंज। चोल राजा जिसे गंगईकोंड कहा जाता है, ठीक है, कौन सा राजा है जिसे गंगईकोंड कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका राजेंद्र को, यानी राजेंद्र प्रथम बोलिए। कौन सा? राजेंद्र प्रथम को। तमिल रामायण कृति है किसकी? तमिल का जो रामायण लिखा गया है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो वो लिखा गया आपका कंबन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। किसके द्वारा? कंबन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। चोल शासक कुलोतुंग तृतीय, कौन? कुलोतुंग तृतीय के शासन काल में प्रसिद्ध कवि कंबन ने तमिल रामायण अथवा रामावतारम की रचना की थी। यह तमिल साहित्य का एक महाकाव्य है। इसकी कथा जो है वाल्मीकि रामायण की कथा से मिलती जुलती है। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वो था राजराजा द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी। कौन था? राजराजा द्वितीय। किसके शासन काल में ग्रामीण समुदाय को बहुत सारे अधिकार दिए गए थे? किसके काल में दिए गए थे? तो वो दिए गए थे चोल के काल में, यानी ऑप्शन नंबर ए। चोल शासक अपने ग्रामीण प्रशासन के लिए काफी प्रसिद्ध था। ग्रामों में मुख्यतः दो तरह की सभाएं कार्यरत थी, जिसमें पहले को हम बोलते थे उर और दूसरे को बोलते थे सभा या महासभा। पहले को उर, दूसरे को सभा या महासभा। अच्छा, उर की बैठक में सभी ग्रामवासी सम्मिलित होते थे। ठीक है, जो उर का बैठक होता था उसमें जितने भी गांव वाले सब शामिल होते थे। लेकिन जो दूसरी संस्था थी सभा या महासभा, उसमें अग्रहार बोला गया ब्राह्मणों को, अग्रहार को दान दिए गए ग्रामों में होती थी। ठीक है, वैसे गांव जहां ब्राह्मणों को दान दिए गए थे उस गांव में सभा होती थी, और उर में जो भाग लेते थे वो सभी गांव वाले भाग लेते थे। हिजरी संवत कब आरंभ हुआ था? तो हिजरी संवत आपका आरंभ हुआ था 622 ईस्वी में। ठीक है, कब हुआ था? 622 ईस्वी में हुआ था। पैगंबर मुहम्मद, कौन? पैगंबर मुहम्मद। पैगंबर मुहम्मद ने उपदेश दिया कि खुदा एक है। खुदा एक है। इस उपदेश से मक्का के लोग क्रोधित हुए, इसलिए 622 ईस्वी में उन्हें मदीना पलायन करने के लिए बाध्य होना पड़ा। ठीक है, हिजरी संवत उस दिन से शुरू हुआ जिस दिन पैगंबर मुहम्मद ने मदीना का पलायन किया था। पलायन कब किया था? तो वो किया था 16 जुलाई 622 ईस्वी को, और वो दिन था आपका शुक्रवार। इस दिन को हिजरी संवत के रूप में मनाया जाता है। इसलिए शुक्रवार जो है मुसलमान लोग के लिए क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है। इसी दिन मोहम्मद साहब मक्का के पुरोहित एवं सत्ताधारी वर्ग के कारण, दबाव के कारण मक्का छोड़कर मदीना चले गए थे। क्लियर है यहां तक?
तो ये आज जो आपका वीडियो था मौर्योत्तर भारत का, उसका ये पार्ट नंबर 1 है और ये पार्ट नंबर 1 आज समाप्त हुआ। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इसके पार्ट नंबर 2 के साथ। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।